आने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अंग्रेजी की है। लेकिन हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में एक कदम है हिंदी को भी आत्मनिर्भर बनाने का। आज स्वदेश आवर में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। इसके बाद इंजीनियरिंग और कई दूसरे कोर्सेज जो स्थानीय भाषा में उनकी तैयारी जो है चल रही है, उनके कोर्सेज को अनुवाद करने का काम जारी है। साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी इस पहल की शुरुआत जल्द हो जाएगी। फिलहाल मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस पहल को हकीकत बनाने के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है और एक्सपर्ट की एक बड़ी टीम लंबे समय से इस पर काम भी कर रही थी। लेकिन कदम तो सराहनीय है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं और इन्हीं चुनौतियों पर आज स्वदेश आवर में करेंगे चर्चा। इस मुद्दे को हम इस पर गहन विश्लेषण करेंगे। और इस पहल को लेकर स्टूडेंट्स में भी काफी खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि हिंदी में पढ़ाई करने से छात्रों को चीजों को समझने में आसानी होगी। कि बच्चे जब हिंदी मीडियम से आते थे उनको बहुत तकलीफें होती थी। शुरू में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब शुरू से ही अगर उन्हें हिंदी माध्यम से मेडिकल की एजुकेशन दी जाएगी तो उस शिक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे, बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए ये बहुत सही है। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाई जाती है, उसमें ही चेंज किया गया है, उसी को हिंदी में समझाया जाएगा, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोगों को चीज़ों को रिटेन करने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी और हम उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एक तरीके से अब जैसे अपन वे टू वे कम्युनिकेशन होता है, मैं आपसे बात करूँ हिंदी में बात करूँगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, एज कम्पेयर टू मैं आपको इंग्लिश में कुछ भी बोल जाऊँ या जो भी हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसका शुरुआत इन लोगों को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। तो मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी मीडियम में, और सबसे अहम बात यह है कि ये कितना व्यवहारिक है। तो इसको अगर व्यवहारिकता हम समझें तो जैसे किसी भी नई शुरुआत की बात होती है तो उसमें अड़चनें तो आती हैं, चुनौतियां आती हैं, क्योंकि अंग्रेजी की जो पढ़ाई है उसमें बहुत सी चीज़ों का अनुवाद करना मुश्किल है। ख़ासतौर पे जब MBBS की हम बात करते हैं तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है कि इस पूरी भाषा को फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, यानी हिंदी को एक तरह से ऐसा रखा गया है अनुवाद करते वक्त कि ये किसी तरह की परेशानी न पैदा करे। इसी वजह से जो मेडिकल टर्म्स हैं जैसे हीमोग्लोबिन जैसे शब्द, उनको जस का तस रखा गया है। जो भी बाकी टर्म्स रखे गए हैं उनको भी इस तरह की भाषा में हिंदी में लिखा तो जरूर गया गया, लेकिन उनका अनुवाद नहीं किया गया है, ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें ना आए, क्योंकि कई बार हिंदी के जो बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं उनके साथ तालमेल बिठा पाना युवा पीढ़ी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो बातें हैं उसमें सबसे अहम यही है कि जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे कोई बच्चा ही है, अगर वो शुरुआत में साइकिल चलाना सीखता है, तो जब साइकिल चलाना सीखता है तो मुश्किलें तो आती हैं, वो गिरता भी है, उसे चोट भी लगती है। तो हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई है उनमें अड़चनें आएं, लेकिन इन अड़चनों को, इनके चैलेंजेस को जैसे जैसे ये रेज होंगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसमें इनसे पार पाने में भी आसानी आएगी, मुश्किल मदद मिलती रहेगी। आपको बता दें कि जो पढ़ाई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब कि अंग्रेजी है तो तमिल, उड़िया, इसके अलावा मलयालम, कन्नड़ा, सभी भाषाओं में वो एक विकल्प के तौर पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने हाल में हुई इस बैठक पर इस बारे में बहुत गहनता से चर्चा की। बता दें, इससे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किए जाने का ये मसौदा तैयार किया गया है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों को शुरुआती दौर में जो मेडिकल की पढ़ाई है वो पूरी तरह से, जो अंग्रेजी अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में सामने आती थी, वो अब परेशानी हल होगी, क्योंकि ये संख्या हो सकता है कि ये पढ़ाई करते वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किलात उन्हें आए, लेकिन जब हिंदी की बात आएगी तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें जल्दी इसे ग्रैब करने में, इसे ग्रहण करने में
आसानी होगी और यही मकसद है। तो सराहनीय कदम है। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन इन चुनौतियों से भी वक्त के साथ धीरे धीरे इनसे पार पाया जा सकेगा। हमने आपको बताया अंग्रेजी की तर्ज पर साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म्स रखे गए हैं। बायोलॉजिकल टर्म्स लिखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसा हमने आपको बताया। जैसे अगर टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल शब्द हैं, तो उन्हें वैसा का वैसा ही रखा गया है। और उसमें बात करें हम हीमोग्लोबिन जैसे शब्द की, एनाटॉमी जैसे शब्द की, तो उनको जस का तस रखा गया है। हिंदी में कराने वाला पहला राज्य MBBS है और दूसरे राज्यों में भी, जैसा हमने योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में ट्वीट भी किया उत्तर प्रदेश में कि पूरी तैयारी वहाँ पे भी चलने जा रही है। तो धीरे धीरे तमाम राज्यों में भी, और खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में, तो बहुत तेजी से इस पर काम होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने, अभी मेडिकल की बात हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कराने की तैयारी है। बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का क्या रुख रहा उसकी। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,312 पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स में 491 और निफ्टी बैंक में 615 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखाएगी। बाजार की तेजी में जो थे वो सरकारी बैंक, एनर्जी और फाइनेंस शेयर अहम उनके फैक्टर्स रहे। दिन भर बाजार में कौन से सेक्टर के शेयर्स ने लगाई सरपट दौड़ और कहां सुस्ती नजर आई, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देख रहे हैं तो आपको डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी अगर आप देखें तो 126 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। बिकॉज ऑफ वेटेज वाले शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे। आज निफ्टी के जो टॉप गेनर्स की अगर आप सूची चेक करेंगे तो आपको बड़े दिग्गज शेयर दिखेंगे, और उसमें 21 तारीख को जिस कंपनी के नंबर आने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो भी आज काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। इसलिए आप 17,300 के ऊपर भी आज क्लोज करके गए हैं। एक्चुअली ये मार्केट की एक रेंज है 16,800 से 17,300 की रेंज, और उसके हाईयर एंड पे आपने क्लोजिंग दी है। और सुबह ही सुबह ये इंडिकेशन अच्छे मिल गए थे जब US फ्यूचर्स हर निशान में थे। हालांकि शुक्रवार को बाजार US के तो काफ़ी ख़राब थे, लेकिन फ्यूचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और मार्केट ने आज उसको ही लीड फैक्टर समझा। आज बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको करीब 1.5% का उछाल दिखेगा, और ज़्यादा बड़ा हिस्सा आज बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी का था, जो निफ्टी के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल था। अब आ जाते हैं आज के निफ्टी के टॉप गेनर कौन से बने, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको इंडिया विक्स भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आज बाजार चला, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा हेर फेर नहीं हुआ। ये 18.5 की रेंज में ही है, जो कि आपको कंफर्ट देगा। ये जब तक 20 या 21 के ऊपर नहीं जाता तब तक आपके फेवर में है, और आपके स्टॉप लॉसेस पक्के होते जाएंगे, आपके सपोर्ट पक्के होते जाएंगे, और रेजिस्टेंस अभी मार्केट को अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो हो सकता है वो गैप के साथ उसको पार कर दे। आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे। अगर आज देखें तो आज SBI ने लीडरशिप पकड़ी थी। ये सरकारी बैंकों का खेमा आज काफ़ी ज़ोरदार चल रहा था। इसके अलावा NTPC एक और सरकारी कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। एक्सिस बैंक आज सुबह 805 के आसपास खुला और क्लोज हुआ 815 रुपये पे, और साथ ही बजाज ऑटो ने भी अपनी कमेंट्री से हैरान किया और ये शेयर भी आज बढ़ने की सूची में शामिल हो गया। इसके अलावा इसी कड़ी में आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी शामिल था निफ्टी के टॉप गेनर्स की आज सूची में पहले 5 शेयरों के अंदर। आ जाते हैं लूजर्स में। आज हिंडाल्को, या मैं बोलूँगा पूरा मेटल पैक अभी भी कमज़ोर था, इसलिए आप जो 4 शेयर देख पा रहे हैं उसमें से 2 तो मेटल के ही हैं, हिंडाल्को और JSW स्टील। ये आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है। सेलटेक और BPCL जैसे शेयर्स भी टूटे। एनर्जी और मेटल, क्योंकि ग्लोबल अभी भी हेडविंड्स बाकी हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर आज ज़ोरदार तेज़ी मार्केट के अंदर होते हुए भी नहीं बनी। आज साल का जिसने हाई टेस्ट किया वो था सन फार्मा। आज सन फार्मा ने आज अपना साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। आते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर। अगर आप छोटे मझोले शेयर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे IRB इंफ्रा के शानदार नंबर्स आने के बाद ये शेयर चला। दीपक फर्टिलाइज़र बहुत शानदार चला, साथ ही एप्टस वैल्यू हाउसिंग जैसे शेयर्स भी काफ़ी शानदार चलता हुआ दिखा। गोडफ्रे फिलिप्स एक और कंपनी जो कि सिगरेट से जुड़ी हुई कंपनी है, वो भी आज डेज हाई पे जाके बंद हुई है। आ जाते हैं मिड कैप के लूजर्स की कैटेगरी में। ऐसे कौन से शेयर्स थे जो लूज़ कर गए या फिर लाल निशान में, तो उसमें टाटा एलेक्सी पोस्ट नंबर इस शब्द से तेज़ी से पिटने वाला शेयर बना और आज इसने करीब 8% का गोता लगाया। इसके अलावा वेल्सपन कॉप, ओबरॉय रियलिटी और क्रेडिट एक्सेस जैसे कुछ एक शेयर्स थे
जो कि आज डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। ये बाजार के चलते हुए मार्केट के अंदर भी आज इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिख रही थी। लास्ट में चलते चलते 52 वीक हाई यानी कि छोटे मझोले शेयर्स में किसने अपना हाई टेस्ट किया, उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स जो कि सिगरेट से जुड़ी कंपनी है, IDFC ने 77 का बनाने के बाद अपना साल का हाई टेस्ट किया और साथ ही फेडरल बैंक भी पोस्ट नंबर्स आज 52 वीक हाई यानी कि साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब रहा। तो कुल मिला के आज मार्केट के अंदर दिन काफ़ी बेहतर था और सोमवार का दिन बाजार के हक में रहा और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और साथ में फ्रेश खरीदारी दोनों का ही कॉम्बो आज आपको मार्केट्स के अंदर दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका। बढ़ते हैं आगे। अगली दिवाली तक कहां बनेगा बम्पर पैसा? बैंकिंग शेयरों में मिलेगा तगड़ा रिटर्न या ऑटो शेयर्स में दिखेगी रफ्तार? मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल शेयरों को लेकर क्या रहेगा आउटलुक? आइए देखते हैं बाजार के दिग्गज स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के फाउंडर गौतम बैद की अहम राय। जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो बहुत तेजी में है इस समय, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ मनी मैनेजर्स अभी भी मंदी में। काफ़ी डायकोटमी है। आप नॉइज से काफ़ी दूर बैठे हैं वहाँ यूएस में। जब आप ये देखते हैं यहाँ पे भारतीय इकोनॉमी वर्सेस मार्केट का जो एक टग ऑफ वॉर जो चल रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आपने जो बोला अभी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और मैनेजमेंट टीम तेजी में है और फंड मैनेजर्स मंदी में है, इससे ही नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइसेस आपको अच्छे भाव में मिल जाएंगे, बल्कि हमारे लिए अच्छा है, हमें काफी समय मिल जाएगा अच्छे कंपनी के शेयर्स अच्छे भाव में खरीदने का। जैसे ही ये फंड मैनेजर्स बुलिश हो जाएंगे तो आपको ये भाव वापस मिलेंगे नहीं। एक और बात आपने देखा, हमने पिछले बहुत सालों में देखा है कि जब भी फॉरेनर्स बेचते हैं सबसे पहले पिटाई कौन सी सेक्टर्स की होती है इंडिया में? बैंकिंग और फिर कभी कभी IT की, राइट? और इस बार तो ऐसा हाल है कि अब हम जानते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम सुपर तेजी में है और ये फॉरेनर्स FIs बेचे जा रहे हैं बिकॉज दे आर सेलिंग इंडिया एज पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट बास्केट, राइट? बास्केट सेलिंग कर रहे हैं ये लोग। तो हमें फास्ट ग्रोइंग कंपनीज एक अच्छे सेक्टर में मिल रही हैं और उनके शेयर प्राइस कम होते जा रहे हैं, मतलब कि शेयर प्राइस कम हो रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो बेस्ट इज टू इग्नोर ऑल द नॉइज एंड जस्ट फोकस ऑन द फंडामेंटल्स एंड द वैल्यूएशंस of the companies you're investing in. That's it. आपकी बैंकिंग पे कॉल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। 16% पे बहुत सालों के बाद क्रेडिट ग्रोथ आ गया है। आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्रेफर करेंगे जो टेक्नोलॉजी की मदद से और हाई कासा फ्रेंचाइजी की मदद से ग्रोथ चेज कर रहे हैं, या आप PSUs की तरफ भी देखने के लिए ओपन माइंडेड हैं? आप बैंक्स में कैसे एलोकेट कर रहे हैं पैसा? अच्छा, मैं अपने फंड या अपने स्मॉल केस में पब्लिक सेक्टर कंपनीज अवॉइड ही करता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर का इंटेंशन वेल्थ क्रिएशन नहीं है। यहाँ पे इट इज टू डू सोशल गुड व्हिच आई रियली रिस्पेक्ट, बट आई थिंक फॉर वेल्थ क्रिएशन आपको इंसेंटिव्स अलाइन चाहिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे। तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू ये खेलना चाहूंगा। फाइनेंशियल्स के अंदर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी आई थिंक अगले कुछ 1-2 साल के लिए काफी अच्छी लग रही हैं। अभी हाल ही में RBI के जो नए रेगुलेशंस आए थे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, वो काफी फेवरेबल थे इस सेक्टर के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए कि ये बहुत डीप सिक्लिकल सेक्टर है और यहाँ पे एट द वेरी साइन ऑफ ट्रबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड बैड लोन्स आ जाते हैं, तो इसमें ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। अगर आपको थोड़ा सेफ तरह से खेलना है फाइनेंशियल्स को, तो आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विद वेरी हाई कासा रेशियोज, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट जिनका बहुत हाई है, उनके थ्रू ही खेलिए। आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर जो एक बहुत डीप सिक्लिकल है, 10 साल के बाद वापस आ रहा है, बट हमने देखा वहाँ CV स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर में अभी जिसे कहते हैं ना चाल नहीं आई है और नंबर्स भी बहुत ज़्यादा लैगिंग नहीं है। ऑटो एंसिलरी में बड़ी कहानी बन रही है, अपग्रेडेशन, EV की तरफ, टेक्नोलॉजी। आप इस ऑटो एज अ पीस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कैसे ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? आपने सही मुझसे एकदम सही कहा, इन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। एंड अभी सबसे तेजी है कमर्शियल व्हीकल्स में और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स में और उसके बाद आखिर में टू व्हीलर्स में। लेकिन टू व्हीलर्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। काफी सारे स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ला रहे हैं और जो लिस्टेड टू व्हीलर कंपनीज है उनमें वॉल्यूम ग्रोथ कुछ खास हो नहीं रही है। तो इसको खेलने का एक तरीका ये है कि आप उन ऑटो एंसिलरीज को में इन्वेस्ट कीजिए जो ये अनलिस्टेड स्टार्टअप टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को भी केटर कर रही हो, क्योंकि वहां पे काफी हाई ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा
आप जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है उसको आप कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसेस के थ्रू खेल सकते हैं। जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें भी ऑटो एंसिलरीज हमारे पास काफी अच्छे हैं। और इलेक्ट्रिक में आई थिंक 2 व्हीलर्स अगर आपको खेलना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे पहले अडॉप्शन आएगा 2 व्हीलर्स में और उसके बाद आएगा 4 व्हीलर्स में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन ऑलरेडी काफी तेजी से चल रहा है इंडिया में 2 व्हीलर स्पेस में, लेकिन वो आपको लिस्टेड स्पेस में दिखेगा नहीं, वो क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में हो रहा है तेजी। राइट। मैं केमिकल से भी आपसे बात करना चाहूंगा। लार्ज केमिकल कंपनीज जो इनफैक्ट मैंने एक केमिकल कंपनी के बारे में SRF मैंने देखा कि उनका जो ग्रॉस ब्लॉक है, जिन्होंने पूरा लाइफ टाइम में जितना एसेट बनाया है उससे 3-4 गुना एसेट वो नेक्स्ट कुछ सालों में बनाना चाह रहे हैं। इस स्पेस में भी बहुत बड़ा करेक्शन होके अब शायद बाहर आ रहा है। इंडियन केमिकल अपॉर्चुनिटी पे आपकी क्या व्यू है? पहले चाइना +1 था, अब यूरोप +1 का फिगर भी आ गया है। आप कितना ओवरवेट है और कैसे देखते हैं इसको मल्टी ईयर व्यू में? हमारे स्टेलेबल इंडिया फंड एंड स्टेलेबल स्मॉल केस दोनों में हमारे पास केमिकल स्टॉक्स हैं। और आपने SRF का नाम लिया, मैं अगेन यहाँ पे जो मैंने वेरिएंट परसेप्शन फ्रेमवर्क का बात किया था, प्रोडक्ट मिक्स चेंज इन अ हायर मार्जिन कैटेगरी, उसका इस्तेमाल करके आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट व्यूअर्स को समझाने के लिए कि आप कैसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सो SRF में आपके पास केमिकल्स बिजनेस है और आपके पास एक पैकेजिंग बिजनेस है। और अभी SRF ने 17,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है अगले 5 साल में, जिसमें से 80% होगा केमिकल्स बिजनेस में, राइट। तो जैसे जैसे अगले 5 साल में ओवरऑल रेवेन्यू में केमिकल्स का मिक्स बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यूएशन रीरेटिंग होती रहेगी। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, कि ये केपेक्स पे वो 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC टारगेट कर रहे हैं। बहुत कम मैनेजमेंट इंडिया में जो ROC पे फोकस करते हैं। एक मोरुकोपर ग्रुप की कंपनीज हैं, SRF इज वन एंड देयर आर फ्यू अदर्स, बट जहां पे आपको अच्छे मैनेजमेंट टीम्स मिले जो ROC पे फोकस कर रहे हैं और लार्ज केपेक्स कर रहे हैं इन अ डिसिप्लिन मैनर, आपको उन मैनेजमेंट्स को बैक करना है। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया $3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन जैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी, हमें उन मैनेजमेंट टीम्स को बैक करना है इंडिया में जो प्रूव कर चुके हैं कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। हमें उन मैनेजमेंट्स को बैक करना है, तभी बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। ये बात तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट करके पिछले 15 साल में सीख गया हूँ कि ये इस देश में लॉन्ग टर्म में क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, दैट इज द ओनली स्ट्रेटजी व्हिच वर्क्स फॉर द लॉन्ग टर्म अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। इनफैक्ट आप GDP एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। GDP एक्सपेंशन की वजह से, अनलॉकिंग की वजह से ये दिवाली काफ़ी खुल के लोग बाहर आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन डिमांड बढ़ रही है। हमने बहुत मैनेजमेंट से बात की। एक बात समझ में आ रही है कि जो कंजम्पशन ट्रेंड फील गुड फैक्टर के हैं, कपड़ों अच्छे कपड़े पहनने के, FRL, अरविंद वैरायटी और बहुत सारी, या जूतों की कैटेगरी कैजुअलाइजेशन हो रहा है, जूतों बहुत अच्छा। ये जो एक कंजम्पशन बास्केट है, आउटवर्ड बाहर जाने के, घूमने के, लोगों के वार्डरोब्स एक्सपैंड कर रहे हैं, इस थीम को आप कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? हमारे इंडिया फंड में हमारे पास वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर रिटेल स्टॉक्स हैं और सबसे लीडिंग वेडिंग रिटेल स्टॉक भी है। एंड यहाँ पे मैं इसका समझाना चाहूंगा कि ये जो फिनोमेना आप देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं है। मैं आपको, एंड कोई भी अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो इतिहास से हमेशा सीखता है। तो मैं आपको एक इतिहास की बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब US, चाइना और जापान को देखिए। जब ये 3 इकोनॉमीज की GDP $2.5 ट्रिलियन GDP से $5 ट्रिलियन की बनी, इनकी GDP डबल हुई, लेकिन इनके स्टॉक मार्केट सिर्फ डबल नहीं हुए, इनके स्टॉक मार्केट्स 3 गुना 4 गुना हो गए। और वो ऐसा क्यों हुआ, ये हमें समझने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई देश लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ जाता है, तो जो बेसिक स्पेंडिंग है ऑन आइटम्स लाइक फूड वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन जो 2 कैटेगरीज हैं ऑफ ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये 2 कैटेगरीज में तूफान आ जाता है। देयर इज एन एक्सप्लोजन इन दीस 2 कैटेगरीज। ऑलरेडी इंडिया में ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। आज के दिन इंडिया $3.3 ट्रिलियन GDP पे है। और अगर आप पिछले 3 साल पीछे जाएं, 2.5 ट्रिलियन से 3.3 ट्रिलियन जहां तक पहुंचे हम लोग, इसके दौरान देखिए क्या हुआ है। नंबर ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की पहले बात करते हैं। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में 4 करोड़ से 10 करोड़ पार कर चुके हैं पिछले 2.5 साल में। तो पहला एक्सप्लोजन तो हो गया। अब दूसरा एक्सप्लोजन कहाँ पे, कौन से कैटेगरी में आ रहा है? ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। आपको कंज्यूमर स्टेपल्स में ओवरवेट नहीं होना है, आपको ओवरवेट होना है
ब्रांडेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। एंड ये इतिहास में सिखा चुका है, 3 बड़े देशों में ये सेम फिनोमेना प्ले आउट हुआ है और इंडिया में ऑलरेडी ये फिनोमेना प्ले आउट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एंड ब्रांड्स विद प्राइसिंग पावर, ये कंपनीज बहुत शानदार परफॉर्म करने वाली हैं अगले 10 साल में। तो अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि ये कंपनीज बहुत महंगी हैं, ये इतनी बढ़ चुकी हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आसानी से नहीं आती है, आपको लंबे नजरिया रखना पड़ेगा। एंड ये जो ग्रेट कंपनीज होती है ना अजय, इनके मैनेजमेंट ने बार बार देखा है कि मैनेजमेंट टेंड टू सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। गुड थिंग्स, आपको अच्छे सरप्राइजेस मिलते हैं जब आप अच्छे मैनेजमेंट टीम्स के साथ रहते हैं, और जब आप बुरे मैनेजमेंट टीम्स के साथ रहते हैं आपको नेगेटिव सरप्राइजेस मिलते हैं। चॉइस इज योर्स। बढ़ते आगे, पिछले कुछ वक्त से रुपए में गिरावट जारी है और रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर भी हुआ है। लेकिन रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि भारतीय रुपया दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले काफी बेहतर कर रहा है। All other currencies are performing against a strengthening dollar, and I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. इधर दिवाली से पहले बाजार में रौनक नजर आ रही है। त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए कैसी डिमांड है, हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जायजा लिया। फेस्टिव सीजन के ग्राउंड रियलिटी चेक में आज हम हैं मुंबई के प्रसिद्ध लेमिंगटन रोड मार्केट में, और ये जो लेमिंगटन रोड मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बड़ा मार्केट है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं कंप्यूटर्स खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं इस फेस्टिव सीजन में किस तरह का माहौल है। पिछले 2 साल के रिस्ट्रिक्शन के बाद इस बार जब किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो किस तरह का रुझान है और क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कारोबारी। आइए मेरे साथ। क्या लगता है कि इस बार की दिवाली कैसी रहेगी, पहले से कितनी बेहतर रहेगी? पहले से दिवाली बेहतर रहेगी बिकॉज पूरा मार्केट खुल गया है, प्रमोशंस हो रहे हैं, ब्रांड भी प्रमोशंस कर रही है और प्लस प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी पूरा मार्केट में आ गया। पहले 1.5 साल 2 साल पहले अवेलेबिलिटीज नहीं थी स्टॉक्स की, अभी स्टॉक्स की बहुत सारी अवेलेबिलिटीज आ गई है। प्लस बहुत सारा डिस्काउंट भी चालू है, कंपनी ने डिस्काउंटेड भी प्राइजेस निकाले हुए हैं और सब स्कूल कॉलेजेस भी ओपन हो चुके हैं, उसके वजह से ज्यादा सेल की हम लोग को उम्मीद है। हाँ, तो क्या किस तरह के डिस्काउंट जो है कंपनियां दे रही है ब्रांड प्रमोशन में? कौन सी जो कंपनियां हैं वो ज्यादा फोरफ्रंट पे हैं? ज्यादा से ज्यादा करके डेल, HP, लिनोवो, 3 मेजर ब्रांड्स बहुत ज्यादा अपफ्रंट्स पे। जैसे आप देखोगे तो 2 years वारंटी पैक, एक्सटेंडेड वारंटी पैक बोलते हैं, उसकी पहले कॉस्टिंग थी 4500, आज वही पैक खाली 1 रुपीज में दे रहे। ऑनलाइन के अलावा थोड़ी बहुत डिमांड आपको लग रही, क्योंकि पिछले 2 साल जो है वो कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन था, तो इस बार रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग तो आ रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि कोविड के रेस्ट्रिक्शन निकलने के बाद शायद इस बार दिवाली 2 साल से बेटर हो, पर जो हिसाब से जो ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन मार दे रहा है, बाजार में पहले जैसी हलचल नहीं दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि शायद पब्लिक अभी निकले दिवाली की शॉपिंग के लिए, पहले जैसा उल्लास हुए। किस तरह की सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन से सेगमेंट में आपको लगता है कि अच्छी बिक्री होगी? सर, दिवाली में देखने जाए तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स जो आज के टाइम पे बोलो ना तो लैपटॉप की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है लैपटॉप की तरफ थोड़े होंगे, हमारे सेल्स ज्यादा होंगे। और ये हमने और भी बात करी तो सबका कहना है कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है, तो उसको कैसे आप कॉम्बैट कर रहे हैं?
सर देखो ऑनलाइन कंपटीशन तो रहने ही वाला है, क्योंकि देखो सबको सर्वाइव करना है, ईटेल है, तो वो कंपटीशन सर देखो हम क्या होता है कि ऑनलाइन वाले सर्विसेज नहीं देते जो हम दे पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लेमिंटन रोड के कारोबारी अच्छी दिवाली की उम्मीद तो कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप्स और मोबाइल की डिमांड अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो इन दुकानदारों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। कैमरा पर्सन शरद के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश, मुंबई। और दिवाली शॉपिंग के लिए बाजारों में भारी भीड़ हो रही है। दिवाली पर कपड़ा बाजार में कितनी चमक है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। 2 साल बाद बाजारों में जो रौनक है वो पूरी तरह से लौटी है, क्योंकि लोग खुलकर शॉपिंग कर रहे हैं और इस बार किसी भी तरह की बंदिशें नहीं हैं। त्योहारों के साथ साथ जो वेडिंग सीजन भी है और उसके लिए भी शॉपिंग हो रही है। और इस समय मैं हूं मुंबई के फेमस कपड़ा मार्केट मंगलदास मार्केट में, और यहां पर फेस्टिव शॉपिंग के साथ साथ वेडिंग शॉपिंग भी हो रही है। तो इसी का जायजा लेते हैं रिटेलर्स से, दुकानदारों से, कि उनका क्या मानना है इस बार के फेस्टिव सीजन में। आइए मेरे साथ। इस बार अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो क्या रिस्पांस है, किस तरह का ओवरऑल आपको सेंटीमेंट दिख रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक बहुत बाहर निकली है और दिल से पैसा खर्च कर रही है, किसी को महंगाई कुछ नड़ नहीं रही है, सबकी इनकम भी बढ़ी हुई है। इसके लिए पब्लिक कपड़ा बाजार में बहुत है। जो 2 साल में हमने घुमाया था वो सब ये साल हम कवर कर लेंगे, इतनी हमको दिल से आशा है। और सब डिजिटाइजेशन हो गया है, तो अभी गूगल पे कार्ड वगैरह से सब चलता है। पूरा धंधा 80% हमारा गूगल पे हो गया है, 20% खाली कैश है, यानी हमारे लिए भी अच्छा है, हम बैंक में जमा नहीं करना पड़ता है और ऑटोमेटिक चेक। तो डिमांड जो है, क्या फेस्टिव सीजन की डिमांड है, वेडिंग सीजन की डिमांड है? और आपने कहा कि 2 साल बाद खुल के लोग बाहर आ रहे हैं। नहीं, तीनों है। 2 साल बाद बाहर आए हैं, इसके लिए भी है। वेडिंग सीजन भी, दिवाली के बाद बहुत शादियां हैं और दिवाली के लिए भी सब दिल से खर्चा कर रहे हैं। तीनों सीजन है और तीनों पब्लिक बहुत आ रही है बाजार में और सब खुल के खरीदी कर रहे हैं। पहले 3 साल पहले जो पोजीशन था वो नहीं है अभी सब खुल के, पहले एक जन के लिए कपड़ा लेते थे, अभी पूरे घर के लिए 20-25 जोड़ी कपड़ा लेते हैं, यानी इतना धंधा पूरा आगे बढ़ गया। इतना फेस्टिवल का सेल आफ्टर कोविड व्यापारियों को बहुत मजा आ रहा है, ग्राहकों को बहुत मजा आ रहा है, पूरा रश है मार्केट के अंदर और ग्राहक अच्छे से अच्छी खरीदी कर रहे हैं। मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छी उम्मीद है कि आगे अच्छा चलता रहेगा। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, ये टाइम कस्टमर का फ्लो भी बहुत अच्छा है और फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा चल गया ये टाइम। फिलहाल अभी थोड़ा स्लो है, मगर उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आगे शादी की सीजन्स हैं और सब है, तो कलेक्शन भी बहुत अच्छा है मार्केट में। इस बार दिवाली में कपड़े मार्केट यानी मंगलदास मार्केट में काफी जबरदस्त रिस्पांस है और इसका अंदाजा आप इस बोर्ड से लगाया जा सकता है कि मंगलदास मार्केट में दीपावली तक प्रतिदिन दुकानें खुली रहेगी। जो मार्केट है वो बंद नहीं रहेगा, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन मार्केट बंद रहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है, फुटफॉल इतना ज्यादा है, रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है, तो इस वजह से जो मार्केट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी दिन जो है दिवाली तक दुकानें खुली रहेगी। तो यही एक संकेत है कि लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इससे काफी ज्यादा जो उत्साहित है शॉपकीपर्स और रिटेलर्स। कैमरा पर्सन शरद के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश। दिवाली के मौके पर ड्राई फ्रूट्स गिफ्टिंग के लिए जोरदार डिमांड इनमें देखने को मिल रही है। इस साल बाजार में नई तरह की चॉकलेट और गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स आए हैं। क्या इनकी खासियत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह अपनी एक और ग्राउंड रिपोर्ट में।
2 साल बाद इस बार दिवाली पे किसी भी तरह की बंदिशें नहीं हैं और मार्केट्स में जो है पूरी रौनक है, पूरी तैयारियां है दुकानदारों की। और गिफ्टिंग और जो चॉकलेट्स की इस बार किस तरह की डिमांड है, इसी का जायजा लेने के लिए हम हैं मुंबई के मशहूर क्रॉफर्ड मार्केट में और यहां जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार डिमांड कैसी है और उनकी क्या तैयारियां हैं। कैसी सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग आ रहे हैं? अभी देखिएगा 2 साल थोड़े लॉकडाउन में निकल गए, लेकिन इस साल में कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पांस है और अच्छी खासी रिस्पांस बोले तो ड्राई फ्रूट बोलो या फिर दिवाली गिफ्टिंग का बोलो, पूरा माहौल क्रॉफर्ड मार्केट पूरा भरा पड़ा हुआ है कस्टमर से। आज 15 दिन हो गए और 10 दिन ये दिवाली के पूरी धूम हो जाएगी, मार्केट फुल है। और कीमतें कितनी बढ़ी है और किस तरह के कस्टमर जो है आप कैटर कर रहे हैं गिफ्टिंग के अंदर? ज़्यादा कीमतें तो बढ़ी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के हिसाब से ही रेट्स है सब जगह पे, लेकिन गिफ्टिंग बॉक्सेस में जैसे कि पेपर्स के इसके भाव बढ़े तो थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब 5% बढ़ गया है, थोड़ा बहुत 5 से 10% भाव में उछाल हो गई है। 2 साल बाद इस बार फेस्टिव सीजन में चॉकलेट्स की डिमांड से लेके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को लेकर अच्छी डिमांड है, ये दुकानदारों का कहना है। हालांकि कीमतों में भी 5% तक की बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में दुकानदारों का मानना है कि और अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। कैमरामैन शरद के साथ अनुराग शाह, ET नाउ सुदेश, मुंबई। इधर फेस्टिव सीजन में बाजार में बहार है, लेकिन दिवाली में घर जाना मुश्किल हो गया है। वजह है एयर टिकट्स के दाम में बेतहाशा इजाफा। दिवाली से पहले मुंबई से दिल्ली जाना काफी महंगा हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताएं कि किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, क्या बहुत ज्यादा फेयर्स बढ़ गए? देखिए, जो आपने अभी बताया कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एयर फेयर बढ़ गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल तक एक लिमिट लगी हुई थी एविएशन मंत्रालय के द्वारा एयर फेयर के अंदर बढ़ोतरी नहीं करने की, लेकिन सितंबर की शुरुआत से उस लिमिट को हटा दिया गया है और उसके बाद जो है वो डायनेमिक प्राइसिंग एस्टेब्लिश हो जाती है। और जब इस लिमिट को हटाया गया तब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ATF फ्यूल प्राइजेस और जो डिमांड है उसको देखते हुए, इंडस्ट्री की ग्रोथ को कंसीडर करते हुए इस लिमिट को हटा दिया गया और उस लिमिट का ही ये असर देखने को मिल रहा है कि दिवाली वाले हफ्ते पे जो कीमतें हैं एयर फेयर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो सामान्य की तुलना में अगर हम बात करें तो 3 से 4 गुना तक जो है एयर फेयर ज़्यादा है। अगर दिल्ली मुंबई रूट की हम बात करते हैं तो जो कुछ दिनों पहले तक जो टिकट था 6,000-7,000 रुपये में मिलता था, वो अब आपको 20,000, 22,000, 25,000 तक मिल रहा है। अभी हमने कुछ जो फ्लाइट्स है उनकी दरें चेक की है तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसका किराया है 19 अक्टूबर का 27,000 रुपये। इंडिगो की एक फ्लाइट है जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वडोदरा होके, उसका फेयर है 18,319 रुपये। इसके अलावा स्पाइस जेट की फ्लाइट जो है उसका 22,000 रुपये, विस्तारा की फ्लाइट 26,000 रुपये, गो फर्स्ट की फ्लाइट 17,808 रुपये। तो इस तरह की बेहताशा जो बढ़ोतरी हुई है एयर फेयर के अंदर, तो उसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि जो लिमिट हटा दी गई है हाल के दिनों में, इसके अलावा जो डिमांड है और जो कंपनियों
के द्वारा जो अपनी डायनेमिक प्राइसिंग की गई है एयरलाइंस कंपनियों के, इन तमाम कारणों की वजह से जो एयर फेयर है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। और ये जो चेक किया हमने, केवल ये मुंबई दिल्ली रूट नहीं है, अगर आप बेंगलुरु दिल्ली का भी रूट ले तो वहां पर भी जो किराया है दुगने से तीगने तक बढ़ गया है दिवाली के इस वीक में। बिल्कुल, तो दिवाली से पहले जो हवाई किराया है उसमें लंबी उड़ान देखती हुई इस वक्त जो भी किराया हम देख पा रहे हैं उसमें नजर आ रही है। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी बड़ौदा यूपी बैंक की लिस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है। ईटी नाउ के सूत्रों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बड़ौदा यूपी बैंक जो कि एक आरआरबी है और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्पॉन्सर बैंक है, यहाँ पर लिस्टिंग की कार्रवाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा और बड़ौदा यूपी बैंक के बीच में कुछ बैठकें हुई हैं जिस पर इस पर चर्चा हुई है। हालांकि इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। आपको हम याद दिला दें कि सरकार ने नज किया था कि जो आरआरबीज हैं वो अपना पैसा खुद जुटाएं और आईपीओ का रास्ता चुन सकते हैं। अगर हम बड़ौदा यूपी बैंक की बात करें तो इसकी बैलेंस शीट करीब 75,000 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ पर एक मोटा बैलेंस शीट है आरआरबी होने के बावजूद। और हिस्सेदारी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की करीब 35% हिस्सेदारी है। आरआरबी इसमें जनरली सरकार की भी 50% हिस्सेदारी होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स की 15% की हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पर जब ये फैसला होगा तो उसी चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहले जो कैपिटल रेजिंग कमेटी है जो आरआरबी की, वो फैसला लेगी और उसके बाद नाबार्ड जहां पर एक कमेटी है वहां पर फैसला लिया जाएगा। फाइनली डीपम को ये डिसाइड करना है कि आखिर कितना डाइवेस्टमेंट होगा, कितना इशू साइज रखा जाएगा, उस पर फैसला डीपम लेगा और ये 3 से 4 महीने में हो सकता है। तो देखना ये होगा कि अगले वित्त वर्ष जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसकी लिस्टिंग होने की, कि आखिर सरकार पूरी तरीके से पहली आरआरबी की लिस्टिंग करा पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ सकती है। FY23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, चालू वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर कंपनियों ने फर्टिलाइजर की ऊंची कीमतों की वजह से सरकार के सामने भारी भरकम सब्सिडी बिल जो है वो सबमिट किया है, जिसकी वजह से सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सब्सिडी की रकम में अतिरिक्त बढ़ोतरी करे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में फर्टिलाइजर सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके हिसाब से चालू वित्त वर्ष के लिए ओवरऑल 2,51,000 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर सब्सिडी की मांग जो है वो की गई है। हालांकि फर्टिलाइजर मंत्रालय को अतिरिक्त 82,000 करोड़ रुपए दे दिया है वित्त मंत्रालय ने, जो बजटरी एलोकेशन था जो कि 1,09,000 करोड़ रुपए था, उससे ये रकम अतिरिक्त है। इसका मतलब ये है कि अभी तक फर्टिलाइजर मंत्रालय को 1,91,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी अमाउंट है वो वित्त मंत्रालय ने दे दिया है। इसमें से अगर आप देखें तो 1,09,000 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनियों को कर दिया गया है। बाकी का जो 82,000 करोड़ रुपए है वो अगले 3 महीनों में कंपनियों का जो सब्सिडी भुगतान है वो किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस रकम के बावजूद भी फर्टिलाइजर मंत्रालय को ऐसा लगता है कि करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की जरूरत होगी, लिहाजा इसकी मांग की गई है। इसके अलावा गैस की जो ऊंची कीमतें इस वक्त है वो भी सरकार के लिए चिंता का विषय है, जिसकी वजह से सरकार ने डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन के लिए जो फंड एलोकेशन है उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। इसको 46,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब सरकार के सामने दूसरे विकल्प तलाशने की भी मजबूरी है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो यूरिया की कीमतें हैं उसको नियंत्रण में रखा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट एक्सपो चल रहा है, जिसमें दुनिया के 90 से भी ज्यादा देशों के ग्राहक पहुंचे हुए हैं। इस एक्सपो के जरिए उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल देश के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट एक्सपो। हमारे साथ राकेश कुमार शर्मा हैं, डीजी EPCH। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन है, कोविड के बाद की जो ये स्थिति बनी है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि खासकर हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है उस पर काफ़ी इसका नकारात्मक असर पड़ा, लेकिन कोविड के बाद इतना बड़ा आयोजन, इसको आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर पे तब्दील करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2019 हमारा अभी तक का बेस्ट ईयर था परफॉर्मेंस के हिसाब से, हैंडीक्राफ्ट फेयर के साइज़ के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ एग्जीबिटर के हिसाब से। उसके बाद में ये लगभग 3 साल के बाद, क्योंकि 2019 के बाद में अब ये 22 में ये IIGF दिल्ली फेयर हुआ है, और इस बार इसमें लगभग 10% अधिक एग्जीबिटर्स हैं और ग्राहक लगभग 22% अधिक हैं। इस एक्सपो में शामिल हो रहे इंडियन हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि अब वो कमाई के मामले में चीन से आगे निकल चुके हैं। कई ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं जो ग्लोबल मार्केट में चीनी प्रोडक्ट से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ग्लोबल बायर्स अब चीन के बजाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ लौट रहे हैं। हम चाइना से बहुत अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी बायर्स जो पहले चाइना से लेते थे अभी इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइजेस हैं जो हम उनको दे रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में हम शायद चाइना से कम भी दे रहे हैं, जो हमारे 100% इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं। चाइना से जब आप हमारे को कंपेयर करते हैं तो चाइना हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इस मार्केट में, बट हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हमारे इसमें हैंड टच, हैंड फील, ये एक हमारा एक मेन क्राइटेरिया है जिससे हम अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप कह लीजिए कि ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, USP, कि हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट है। वो जो ज़्यादा करते हैं सब मैकेनाइज्ड होता है, मशीन मेड होता है, चीपर, बट नो डिज़ाइंस, नो डिफरेंट मटेरियल्स। भारत का हैंडीक्राफ्ट एक्सपो दुनिया में सबसे बड़ा है। 2019 के मुकाबले एग्जीबिटर्स की संख्या भी 10% इस बार ज्यादा दिख रही है। वहीं ग्राहकों की संख्या इस बार 22% ज्यादा है। विदेशी बायर्स की संख्या भी 7,000 के पार होने की उम्मीद है। ऐसे में 4,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डिजाइन लेड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत इस मामले में चीन से आगे है। इन आंकड़ों से साफ है कि हैंडीक्राफ्ट के लिहाज से भारत एक उम्मीद भरा बाजार है। यही वजह है कि धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश, दिल्ली। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के गांधीनगर में कल से डिफेंस एक्सपो शुरू होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। इस एक्सपो से सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। इसमें 400 से अधिक MOUs पर साइन हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, इसका फैसला आज मत पेटियों में बंद हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 96% वोटिंग हुई। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच है। वोटिंग के लिए देश भर में 68 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाला। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाला। वहीं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके साथ ही कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में वोट डाले। 24 साल में यह पहला मौका है जब कांग्रेस को एक गैर नेहरू गांधी अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि चुनाव खुले तरीके से हुआ है, जिससे दूसरी पार्टियां सबक सीख सकती हैं। तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं, और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं, और AICC के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं। उस पर से वो प्रक्रिया पूरी चली, और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए।
वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़गे का पलड़ा भारी बताया है। वहीं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमलनाथ ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव काफी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। अध्यक्ष पद का चुनाव बड़ी प्रजातंत्र तरीके से हुआ। सबने मुझसे पूछा किसको वोट देनी है, मैंने कहा कि जिसका मन जहां होए वैसे वोट दें। ये पहली दफे सब दलों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। मैंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। और लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां कांग्रेस मुख्यालय से हमारी सहयोगी नियामिका सिंह हैं। नियामिका, जो संकेत आ रहे हैं उससे तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और इस तरह की बातें भी अंदर खाने चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया आज पूर्ण हो गई है। इस पूरे मतदान के बाद में कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि पूरे 9,915 डेलीगेट्स में से लगभग 9,500 डेलीगेट्स की तरफ से इस मतदान में हिस्सा लिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की अगर बात करें तो वहां पर 87 वोट्स डाले गए। वही भारत जोड़ो में जो सभी भारत जोड़ो यात्री हैं उनकी तरफ से लगभग 50 के करीब वोट डाले गए हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 96% के करीब वोटिंग हुई है। AICC में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी मतदान किया है। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 उम्मीदवार रहे थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर। मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से यह भी बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की घपलेबाजी या फिर कोई गड़बड़ की आशंका नहीं जताई गई किसी भी राज्य में से। सभी जो पूरी प्रक्रिया है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से पूर्ण की गई है और ना ही शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो कैंप था उनकी तरफ से किसी भी तरह की शिकायत दर्ज की गई है। और अगर वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें जो इन चुनावों में लड़ रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की। उन्होंने एक दूसरे को से बातचीत करते हुए ये भी जताया कि ये जो भी कुछ प्रक्रिया चल रही है वो कांग्रेस की भलाई के लिए है और वो दोनों लोग जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि दोनों की सिर्फ एक ही मंशा है इस चुनाव में हिस्सा लेने की, वो है कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी स्तर पे मजबूत करने की। और उसी के चलते आज ये जो लंबे समय से रुका हुआ जो मामला था वो आज पूरा हुआ है। मतदान किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर और आने वाले दिनों में इसका जो चुनाव के जो घोषणा है, जो रिजल्ट आएगा वो 19 तारीख को घोषित किया जाएगा। 18 तारीख तक AICC में सभी मतपेटियों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी की अगर बात करें तो लगभग 3 मतपेटी पहले से ही AICC में पहुंचा दी गई है, जिनमें से 2 मतपेटी जो है वो AICC की अपनी है, जो वहां पर जिन लोगों ने भी वोट किया है उसकी, और 1 मतपेटी जो है वो दिल्ली कांग्रेस से AICC तक पहुंचा दी गई है। वही कल की अगर बात करें तो जो तमाम राज्य हैं उनकी तरफ से भी अपनी अपनी मतपेटी जो है AICC मुख्यालय तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद में जो तमाम बैलेट पेपर के द्वारा जो ये वोटिंग की गई थी उन सबको मिलाया जाएगा और उसके बाद में 19 तारीख को काउंटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार 50% से ज़्यादा के वोट पाने में सफल हो जाएगा उसको कांग्रेस का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इधर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में CBI दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से इस बारे में पूछताछ कर रही है, इस केस के बारे में। वहीं इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने CBI ऑफिस के बाहर मोर्चा खोला। पुलिस ने विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। वहीं सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ जो केस चलाया जा रहा है वो फर्जी है। पूछताछ से पहले सिसोदिया राजघाट भी पहुंचे। और अब बात करते हैं PM मोदी के आज दिए गए डबल तोहफे की। PM मोदी ने आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में आयुष्मान कार्ड बांटे, साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले हो रहा है। इससे पहले आज सुबह PM मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की, जो 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए
आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में कर्नाटक देश का अव्वल राज्य बन चुका है और इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी एक नई ऊंचाई को छूती जा रही है। इसी की अगली कड़ी में अगले महीने बेंगलुरु में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 कर्नाटक को दुनिया के बड़े कारोबारियों से जोड़ने को लेकर लैंडमार्क इन्वेस्ट साबित होगी। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को कामयाब बनाने के मकसद से देश की राजधानी दिल्ली में एक रोड शो रखा गया। इस रोड शो में कर्नाटक लघु और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी की अगुवाई में राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया और रोड शो में शामिल मेहमानों को 2 से 4 नवंबर के बीच बेंगलुरु में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शिरकत करने का न्योता दिया। The Karnataka government is bringing back its Global Investors Meet 2022. Amidst this, Minister for Large and Medium Industries, Government of Karnataka, Murugesh Nirani led the delegation in a glittering ceremony in New Delhi. Union Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Bhagwant Khubba, also graced the occasion. IT sector, everybody knows. Defense and aerospace, everybody knows we are the number one. Gems and jewelry, we are number one. Semiconductor policy already we started. Then Karnataka is having all the policy. Karnataka employment policy 22-25 is ready. Karnataka aerospace and defense new policy 2022-27. Karnataka data center policy 22-27. Karnataka renewable energy policy 22-27. Like that, so many sectors, we are number one in the country. I am giving the confidence. Whatever the problems, we are ready to solve there. I am with you, our government is with you. Only lastly, I would also like to extend my personal invitation to you for Global Investors Meet Invest Karnataka 2022 to be held from 2nd to 4th November 2022 at the Bengaluru Palace, Bengaluru. The Global Investors Meet 2022 focuses on creating a platform for industries to come together to build for the world through innovation, sustainability, equity and resilience. In this roadshow, the delegation put forth as the idea of Karnataka as an investment-ready state, as well as what these 3 days of this meet would entail. We will be having number of people coming in from the political fraternity. We have number of partner countries like France, Netherlands, Germany, Japan, South Korea. So they would be having their own sessions also. In a nutshell, I would want you to register and come to Karnataka for the Global Investors Meet, because it's with you only we will be able to make it a grand success. The event also saw the presence of industry leaders who shared their experience in investing and working in Karnataka. ITC has significant investment in the state of Karnataka in all its business verticals. Our association with the state goes back to 109 years, when our first factory was established in Bengaluru in 1913. So we are talking with huge amount of experience with the state of Karnataka. To register yourself for this global event, please log in to www.investkarnataka.co.in. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। इस दीपावली पर आपके साथ मैं एक विशेष कार्यक्रम में मिलूंगा और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे दीपावली से जुड़े भिन्न भिन्न पर्वों की,
संस्कृतियों की, परंपराओं की और आर्थिक जगत से जुड़ी दीपावली की कुछ बातें जैसे लक्ष्मी पूजन, जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे ET Now स्वदेश पर।